हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ धातु और अधातु क्या होते हैं। धातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा एवं विद्युत यानी कि करंट आसानी से बह सकता है, धातु कहलाती है। कहने का मतलब है जब धातु में करंट प्रवाहित करे या उनको गर्म किया जाए तो ये अपने में से विद्युत धारा को और विद्युत करंट को या ऊष्मा को अपने में से जाने देती हैं। क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। तथा जो धातु होती हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं और इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के कारण इन पर प्लस या धनायन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? धनायन या प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है और आवेशों को ही विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशों को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज से मिलकर क्या बनता है? विद्युत धारा बनती है। तो देखिए तत्व क्या होते हैं? वे सूक्ष्म कण जिनसे मिलके पदार्थ बनता है तत्व कहलाते हैं। तत्व में जो तत्व होगा उसके ही गुण पाए जाते हैं, उसमें कोई और गुण नहीं होगा। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के सूक्ष्म कण होंगे, छोटे छोटे कण, वो एल्यूमिनियम के ही होंगे, ना कि किसी और धातु के होंगे। यदि इस एल्यूमिनियम में किसी और तत्व के या पदार्थ के सूक्ष्म कण मिल जाएंगे तो ये मिश्रण हो जाएगा, ये फिर तत्व नहीं रहेगा या यौगिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म कण जिनसे मिलके पदार्थ बने, छोटे छोटे कणों से मिलके पदार्थ बने, वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व। अब तत्व होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है उपधातु। धातु को कहते हैं चालक, अधातु को कहते हैं कुचालक और उपधातु को कहते हैं अर्धचालक। धातु को चालक का मतलब जिसमें से करंट बहे वो क्या है? धातु। अधातु मतलब जिसमें से करंट ना बहे वो क्या है? अधातु। और उपधातु जिसमें से हल्का हल्का करंट जाए या ना जाए वो क्या है? उपधातु। उपधातुओं में धातु एवं अधातु दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं, इसलिए उन्हें उपधातु कहा जाता है। फिर उसके बाद धातु है। धातु तो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक करते हैं, धातु कहलाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति होती है जिसके कारण इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद इनके भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब क्या कि सभी धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, यानी कि ये चमकदार होती है। लेकिन इसका अपवाद भी है, जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट, कार्बन का जो अपरूप है ग्रेफाइट, ये भी चमकदार होते हैं, लेकिन ये कैसे हैं? ये है अधातु। कैसे है ये? अधातु। दूसरा है इनका भौतिक गुण कि ये विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे कॉपर और चांदी, ये क्या है? विद्युत एवं ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक हैं। इसमें अपवाद भी है, जैसे मरकरी, लेड, ये क्या करती हैं? है तो ये धातु लेकिन विद्युत एवं ऊष्मा का संचालक नहीं होता। इसके बाद इनका एक गुण होता है आघात वर्धनीयता। धातु में एक गुण क्या होता है? आघात वर्धनीयता, यानी को इन्हें पीट पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है। इसके बाद अगला गुण होता है तन्यता का गुण।
तन्यता मतलब क्या कि इन्हें पीट पीट के किसी भी कैसे भी करके तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद अगला गुण होता है इनमें भंगुरता पाई जाती है। भंगुरता मतलब इनमें टूटने का गुण भी होता है, फिर टूट भी जाते हैं। एक गुण होता है ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी कि जब धातुओं को पीटा जाता है तो इनमें से आवाज निकलती है। क्या निकलती है? आवाज। ये सब क्या है? धातु है। देखिए देख चलते हैं पहले धातु और अधातु। पहले तत्व, वे सूक्ष्म कण जिनसे मिलकर पदार्थ बनता है तत्व कहलाते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला धातु, अधातु, उपधातु। हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। पहले धातु, वे तत्व पदार्थ जो ऊष्मा व विद्युत का सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं, तथा जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है तथा ये पॉजिटिव आयन देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे तो पॉजिटिव आयन अपने आप हो जाएगा। जैसे कोई भी एक तत्व ले लेते हैं धातु में, जैसे लिथियम ले लिया। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s1 ये होता है। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए इसके पास कितना है? 1। अब इसको चाहिए कितने? 7। तो ये 7 तो किसी से लेने वाला है नहीं, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इसलिए Li पे प्लस हो जाता है। यही क्या है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने के, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ में आया? उसके बाद है कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर सभी धातुएं ठोस होती हैं मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी जो है वो क्या है? द्रव अवस्था में होती है कमरे के ताप पर। उसके बाद है भौतिक गुण। धातुओं में धात्विक चमक होती है, ऐसा इनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं आपस में, उसकी वजह से क्या होता है? इनमें धात्विक गुण होता है, चमकने की शक्ति होती है। इसमें अपवाद भी है, आयोडीन व ग्रेफाइट, ये भी चमकते हैं लेकिन ये कैसे हैं? अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु। दूसरा है अधिकांश धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जैसे सिल्वर और कॉपर विद्युत व ऊष्मा के सबसे अच्छी सुचालक है। इसमें भी अपवाद है, टंगस्टन, मरकरी तथा लेड। ये क्या है? अपवाद है, क्योंकि इनमें ना तो करंट जाता है और ना ही ये ऊष्मा का प्रभाव करते हैं, जबकि करंट से टंगस्टन तो गर्म हो जाता है। धातुओं में आघात वर्णनीयता का गुण होता है, अर्थात इन्हें पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें भी अपवाद है, जिंक व मरकरी। जिंक और मरकरी को चादर के रूप में नहीं कर सकते। अगला भौतिक गुण है धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिंक और मरकरी को छोड़कर। साधारण ताप पर सभी धातुएं ठोस होती हैं। कितने? जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर है या 98 है, ये सब क्या है? धातुएं कैसी होती हैं? ठोस रहती हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ये ठोस तो रहती हैं लेकिन साधारण ताप पर ठोस नहीं होती हैं। दूसरा है धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक का मतलब होता है कि धातु जिस टेम्परेचर पर अपनी ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्था में आ जाती है वह उस धातु का गलनांक कहलाता है। दूसरा क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? धातु या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वह द्रव अवस्था से वाष्प के रूप में बदलना प्रारंभ हो जाती है, वह उस धातु का क्या कहते हैं? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं।
धातुओं में भंगुरता का गुण भी होता है। भंगुरता का मतलब ये टूटने का गुण भी होता है। धातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है। यदि धातुओं को हथौड़े से या किसी और चीज़ से पीटा जाए तो इनसे आवाज़ निकलनी प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है कि धातु में किस किस चीज़ से रिएक्शन या क्या करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। पहला रासायनिक गुण है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब धातुओं का दहन किया जाता है तो ये वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जब इनको जलाया जाता है तो जब जलाते हैं तो जो वायु की उपस्थिति में जलाया जाएगा इनको, तो वायु में ऑक्सीजन भी होती है, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने आप को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लेती है। देखो जैसे 2Na सोडियम, ये ऑक्सीजन है, इनको क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, तो क्या सोडियम ऑक्साइड में बदल जाती है। जैसे लिथियम प्लस ऑक्सीजन, तो लिथियम ऑक्साइड में बदल जाती है। कहने का मतलब है जब धातुओं को जलाया जाता है तो जलने के पश्चात ये हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं। तो जब ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं तो उस ऑक्सीजन को ये ऑक्साइड में परिवर्तित कर देती हैं या धातु ऑक्साइड में बदल जाती हैं। धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। जैसे Na, ये क्या है, सोडियम धातु होता है। H2O क्या है, जल। जब ये आपस में क्रिया करेंगे यानी कि धातु जल से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती है। जैसे कैल्शियम धातु है, 2H2 क्या है, जल, तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धातु ऑक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस बना देती है। 2Al 3H2O, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्या हाइड्रोजन गैस बना देती है। कहने का मतलब है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। इसके अपवाद भी हैं, जैसे लेड, कॉपर, सोना, प्लेटिनम, मरकरी, ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। इनकी जन के जल से ये जो धातु हैं क्रिया नहीं करती हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। कुछ धातुएं, सभी नहीं, कुछ धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे 2Na क्या है, सोडियम धातु, हाइड्रोजन क्या है, गैस। जब ये इससे क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम हाइड्राइड बना देगी। अम्लों से अभिक्रिया। जब धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करती हैं, किससे, तनु अम्लों से क्रिया करती हैं, तो H2 गैस व धातु लवण का निर्माण करती हैं। जैसे 2Na क्या धातु है, सोडियम धातु, HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु अम्ल है ये, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बनाएगी, NaCl, 2NaCl क्या होता है, धात्विक लवण या नमक है, साधारण नमक, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। दूसरा 2Mg यानी कि ये क्या है, मैग्नीशियम धातु है। 2HCl ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब ये इससे क्रिया करती है तो क्या बनाती है, MgCl यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। उसके बाद है H2SO4 से क्रिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। 2SO4 से अभिक्रिया। धातुएं H2SO4 से क्रिया करके धातु सल्फेट व हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे सोडियम की क्रिया किससे कर रहे हैं, H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, ये धातु सल्फेट, ये क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। दूसरा एल्यूमिनियम प्लस H2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रोजन गैस बन गई। तीसरा जिंक प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है।
मतलब कि तनु अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके धातुएं क्या करती हैं, धातु सल्फेट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु सल्फेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाए। उसके बाद है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। जब मैग्नीज व मैग्नीशियम यानी कि Mn व Mg नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती हैं तो धातु नाइट्रेट व हाइड्रोजन गैस निर्मित करती हैं। देखो Mg ले लिया, HNO3 ले लिया, यानी कि नाइट्रिक अम्ल ले लिया, मैग्नीशियम धातु के साथ जब क्रिया करी तो क्या बनाया, धातु नाइट्रेट यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दी। दूसरा ये क्या, Mn मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दी। ठीक है। इसके बाद है Cl2 से अभिक्रिया। धातुएं जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक क्लोराइड का निर्माण करती हैं। ये क्रिया इनके धातुओं के इलेक्ट्रॉन त्यागने की और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण होता है, इसलिए इन्हें आयनिक क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक क्लोराइड भी कहते हैं। जैसे Na सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, 11, तो 2 8 1। Cl का परमाणु क्रमांक कितना, 17, 2 8 और 7। अब क्लोरीन को जरूरत है केवल 1 इलेक्ट्रॉन की, सोडियम को जरूरत है कि 7 इलेक्ट्रॉन की। अपनी कक्षा पूर्ण करने के लिए क्लोरीन को जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की और सोडियम को जरूरत है 7 इलेक्ट्रॉन की। तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा का नुकसान होगा। तो क्या करेगा, सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके इसको दे देगा। तो क्लोरीन का जो माइनस चार्ज और सोडियम का जो प्लस चार्ज जब आपस में मिलता है तो आयनीकरण हो जाता है। क्या जाता है, आयनीकरण, यानी कि चार्ज इस पर प्रदर्शित नहीं होता। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, आयनिक क्रिया भी कहते हैं। तो इसका मतलब था कि जब धातुएं क्लोरीन से क्रिया करती हैं तो धात्विक क्लोराइड बनाती हैं। जैसे 2Na + Cl2 क्या बन गया, NaCl, नमक बन गया, साधारण नमक। Zn + Cl2 ZnCl, जिंक क्लोराइड बन गया। तो ये अभिक्रिया कब संभव होती है, जब क्लोरीन का आयन सोडियम के आयन को या क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन सोडियम के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेता है। कहने का मतलब है कि जो धातु होते हैं, सोडियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को पूर्ण का दान दे देगा, किसको, क्लोरीन को, तो इसकी कक्षा पूर्ण हो जाती है। ये बन जाएगा NaCl। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, आयनिक क्लोराइड। क्या कहते हैं, आयनिक क्लोराइड। अधातु, अधातु क्या होते हैं, अधातु धातुओं के लगभग ठीक उल्टा ही होते हैं। जैसे धातुओं में धात्विक चमक होती है लेकिन अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। तो अधातु धातु के उल्टे होते हैं। अधातु क्या मतलब, जो तत्व विद्युत व ऊष्मा का संचालक नहीं करते, यानी कि विद्युत व ऊष्मा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। देखो अधातु वे तत्व जो ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातुएं ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं, तीनों अवस्थाओं में अधातुएं पाई जाती हैं। उसके बाद इनका भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या होता है, अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती, आयोडीन और कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट को छोड़कर। दूसरा भौतिक गुण है इसका, अधातु विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर। तीसरा गुण है इसका, अधातुएं अधिकांश
ठोस नहीं होती हैं। इसका अपवाद है कार्बन का प्रूफ हीरा, जो कि सबसे ज़्यादा कठोर होता है। देखो भौतिक गुण, इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती, इनकी सतह डल यानी कि भद्दी या मलिन होती है। आयोडीन व ग्रेफाइट को छोड़कर ये चमकदार होते हैं। दूसरा अधातुएं, दूसरा क्या, अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है, कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट को छोड़कर। उसके बाद तीसरा अधातुएं तन्य नहीं होती है। तन्य मतलब क्या कि इन्हें जैसे धातुओं को तो पीट के तारों के रूप में किया जा सकता है, लेकिन अधातुओं को इन्हें खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। अधिकांश अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, कार्बन के अपरूप हीरे को छोड़कर, मैंने बताया था अभी। पांचवा, अधिकांश अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, मतलब थोड़े से टेम्परेचर पर ही क्या होता है, गलना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन को छोड़कर ये अधिक टेम्परेचर पर गलना प्रारंभ होती हैं। इनके घनत्व कम होते हैं। अधातुएं अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती है, लेकिन धातुएं अनेक द्रव विलायकों में नहीं घुलती। रासायनिक गुण, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, तथा ये ऑक्साइड अम्लीय होता है या उदासीन प्रकृति का होता है। जैसे सी कार्बन क्या होता है, अधातु, क्रिया कराई ऑक्सीजन से O2 से, तो क्या बनता है CO2, ये होता है अम्लीय। कैसा होता है, अम्लीय। CO2 क्या है, अम्लीय, अम्लीय प्रकृति की है। जैसे H+O2 क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है SO2, ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है। ये CO2+H2 या H2CO3 कार्बोनिल अम्ल, ये क्या होता है, कार्बोनिल अम्ल। देखेंगे रासायनिक गुण क्या होते हैं, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। इनकी प्रवृत्ति यानी कि जो ऑक्साइड प्राप्त होता है, इनकी प्रवृत्ति अम्लीय या उदासीन होती है। जैसे पहला है, पहला क्या है, C+ क्या O2, क्या बनाया CO2, ये क्या होता है अम्लीय। दूसरा S+O2 कैसा होता है, ये भी अम्लीय सल्फर डाइऑक्साइड। CO2H2 ये तो है ही कार्बोनिल अम्ल। नंबर 3 रासायनिक गुण है इसका कि सामान्यतः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, मतलब जो अधातु होती हैं वो जल से कोई क्रिया नहीं करती है। तीसरा है अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके, किससे, क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करती हैं। क्या का निर्माण करती हैं, क्लोराइड का निर्माण करती है। P4Cl2 जब ये आपस में बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या बनाते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाते हैं। फास्फोरस की क्रिया किससे करा दी, Cl2 से। फास्फोरस क्या है, अधातु। जब अधातु की क्रिया क्लोरीन से कराई तो क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं। तो क्या बन गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाते हैं। चौथा गुण है इसका रासायनिक, अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जैसे N2 क्या, नाइट्रोजन अधातु है, किससे क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन से। किससे बोला, हाइड्रोजन। क्या बनेगा 2NH3, नाइट्रोजन हाइड्राइड या अमोनिया। दूसरा C2+2H2 क्या बनाया, मैथेन। क्या बनाते हैं, मैथेन। उसके बाद है उपधातु। उपधातु क्या होते हैं, वे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं, यानी कि ये अधातु की तरह व्यवहार करते हैं और धातु की तरह भी व्यवहार करते हैं, उन्हें कहते हैं उपधातु कहलाते हैं। अब तक के ज्ञात तत्वों में केवल 8 उपधातु हैं। कितनी है, 8 उपधातु हैं। जैसे नंबर 1 है बोरान, नंबर 2 सिलिकॉन, नंबर 3 जर्मेनियम, नंबर 4 आर्सेनिक, 5 है एंटीमनी, 6 है टेलुरियम, 7 है पोलोनियम और 8वां है एस्टेटाइन। क्या है, एस्टेटाइन। उसके बाद है मिश्र धातु। क्या है, मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती हैं, जब धातु व अधातु की गलित अवस्था को मिलाकर एक पदार्थ बना जाता है, इसको समांगी मिश्रण होना चाहिए। कैसा, समांगी मिश्रण होना चाहिए, मिश्र धातु कहलाता है।
क्या कहलाता है? मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु मैंने बताया था अभी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को गलित अवस्था में मिलाने पर जो निर्माण मिश्र धातु मिश्र प्राप्त होता है वह समांगी मिश्र होता है। क्या? समांगी मिश्रण होता है। इस समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? धातुओं का संक्षारण बचाने के लिए, धातुओं की कठोरता तथा मजबूती को बनाने के लिए, रंग एवं प्रैक्टिकल सुधार के लिए। यानी किसी धातु का रंग थोड़ा बहुत डल भद्दा सा होता है तो उसको चिकना या प्लाई करके उस पर कलाई करके उसको क्या कर देते हैं? अच्छा बना देते, चमकदार एकदम बना देते। तो देखते हैं मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में, धातु या अधातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने से जो समांगी मिश्रण बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य, पहला है धातुओं के संक्षारण की मात्रा कम करने। जैसे लोहा होता है, लोहा जंग में पड़ा रहता है, मतलब ऐसी नमी में पड़ा रहेगा, उस पर जंग आ जाता, तो उसके जंग को बचाने के लिए लोहे को मिश्र धातु बनाकर उस पर लेप कर देते हैं, या छद लेपन कर देते हैं, या लेप कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। दूसरा, धातुओं की कठोरता तथा मजबूती को बनाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि आभूषण जो होता है सोने का वो 22 कैरेट का होता है। कितने का होता है? 22 कैरेट का। यदि 24 कैरेट के सोने की धातु बना देंगे तो थोड़ी लचीली और कमज़ोर होती है, इसलिए क्या करते हैं 22 कैरेट के सोने की, जिससे वो क्या होता है? मजबूत, थोड़ा मजबूत बन जाता है। रंग एवं प्रैक्टिकल सुधार के लिए, अब देखो मैंने कुछ मिश्र धातु लिए और उनमें क्या क्या मिलाते हैं, उनका उपयोग कहाँ करते हैं ये बताया है। इससे पहले पीतल है, पीतल में जो तांबा या कॉपर होता है वो होता है 70%, इसमें जो होता है जिंक वो होता है 30%। क्या बन जाता है? पीतल। पीतल मिश्र धातु बनी, लेकिन किसके लिए? तार, मशीनों के पुर्जे व बर्तन बनाने में काम आता है। दूसरा है कांसा, ये भी एक धातु होती है, मिश्र धातु होती है। इसमें क्या? कॉपर और टिन मिलाते हैं। कॉपर कितना? 88%, टिन कितना है? 12%। बर्तन पर मूर्तें बनाने के लिए काम में आता है। कृत्रिम गोल्ड, इसमें कॉपर होता है 90%, एल्यूमिनियम होता है 10%। आभूषण पर मूर्तें बनाने में ये काम आता है। एक होता है स्टेनलेस स्टील, जिसे SS कहते हैं, या SS लोहा इसको कहा जाता है। इसमें आयरन होता है 73%, क्रोमियम होता है 18%, निकिल होता है 8%। सूक्ष्म मात्रा में इसमें कार्बन भी पाया जाता है। इसे बर्तन, औजार व मूर्तें बनाने में ये काम आता है। ऐसी और भी बहुत सारी मिश्र धातुएं हैं जिसमें ऐसे ही धातुओं को मिलाया जाता है और अलग अलग उसमें उपयोग में लाई जाती हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।